जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर आपने बाकी सारे चैप्टर्स के वन शॉट करा दिए हैं। पहली बुक के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, सेकंड बुक के हो चुके हैं, थर्ड बुक के एक चैप्टर का वन शॉट आपने नहीं दिया है, जो कि कौन सा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आता है हेडिंग और सब हेडिंग वाला, है ना। सब हेड, मेजर हेड, ये सब वाला जो क्वेश्चन आता है दैट इज आपका थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। उसका वन शॉट आपने नहीं दिया। फटाफट से अगर आप आधे पौने घंटे में, एक घंटे में अगर वो चैप्टर करवा दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आपने रिक्वेस्ट करी है तो अच्छा आ जाओ फटाफट से। देखो देखो देखो, चैप्टर क्या है, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फटाफट से रिवाइज करेंगे। हाँ जी, डिटेल में वैसे सब कुछ कवर्ड है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, हेडिंग सब हेडिंग सब देखेंगे। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली चार चीजें आती हैं। एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ध्यान से मेरी बात सुनो। जो बैलेंस शीट होती है वो आपके कहां पे, उसका जो फॉर्मेट है वो कहां पे है सर, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या है सर, एक कंपनी के लिए कानून बना हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी के कानून में आपको मेंशन किया गया है क्या, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कि बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। कहां पे मेंशन किया गया है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में। हाँ, सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का भी फॉर्मेट है कहां पे, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में। सर किस में, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में। हाँ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यूज में डेफिनेटली आ सकती है। उसके बाद आपका आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स सब बच्चों को पता क्या होता है, जो भी मैं बैलेंस शीट बनाता हूं और जो मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाता हूं, उसका जो मेन फॉर्मेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस। हाँ, सारी चीजें उसमें नहीं आ सकती है, तो मैं क्या करता हूं, उसको सपोर्ट करने के लिए, वर्किंग्स करने के लिए मैं एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूं। जैसे हमने सीखा हुआ बैलेंस शीट का, ये सुनो, शेयर कैपिटल का मैं क्या बनाता हूं, नोट्स टू अकाउंट्स, कि शेयर कैपिटल में जो बैलेंस शीट में फिगर आएगी उसके लिए मैं प्रॉपर एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूं, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज, इशूड। वैसे ही बहुत सारी चीजों का और भी बनता है। फिर आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो आपका एक चैप्टर है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या होती है सर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। कैश फ्लो हमारी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी हम बहुत कुछ समझ चुके हैं पहले ही। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस एक बार आप रीड करोगे, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें होती है, पढ़ जरूर लेना। नोट्स मैंने सारे के सारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखे हैं, एक बार पढ़ लेना। बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो हमें पता है, क्या पता है, कि अगर मुझे अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है कि भाई मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, यस और नो, उसके लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाना पड़ेगा। अगर मुझे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मुझे अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन देनी होती है, बिजनेस में जो डिसीजन लेने होते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो बहुत सारे ये कॉमन पॉइंट्स हैं। लिमिटेशंस आपको पता है, जो 11th में आप पढ़ कर आए थे वही लिमिटेशन है। डिट्टो, हाँ जी डिट्टो वही लिमिटेशन है। जैसे कि आप अकाउंटिंग करते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे, पुराने डेटा पे। ये देखो देखो देखो, आ जाओ कितने ये रहा सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनता है। हाँ, बैलेंस शीट में पुरानी चीजें आ रही है, अपडेटेड होता ही नहीं है, रिवाइज्ड होता ही नहीं है, यस नो, तो एक वो दिक्कत है। उसके बाद आपको बोला हुआ है सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। भाई कंपनी चलती है, कंपनी एक सक्सेसफुल होती है, प्रॉफिटेबल होती है उसके एम्प्लॉयज की वजह से। एम्प्लॉयज टैलेंटेड होते हैं, स्किल्स होती है उनके पास, हार्ड वर्किंग होते हैं, ये तो कहीं पे शो ही नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद क्या आपको ये बोला गया कि आप जो बना रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट्स भी यूज होती है। जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जहां पे एक से ज्यादा तरीके होते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये अकाउंटेंट के ऊपर होता है। अगेन पर्सनल जजमेंट आ जाती है, वहां पे बायस हो सकता है वो, है ना। तो ये सब चीजें आपके पहले भी आपने पढ़ रखी है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी आ जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है वो है आपकी हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। बैलेंस शीट, जैसे मैंने बोला पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। हाँ, अब बैलेंस शीट में आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का और एक होता है एसेट्स का, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं सर, मेन हेडिंग कौन कौन सी है, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये सब क्या है सर, मेन हेडिंग है। और इसके अंदर जो आती है उनको हम क्या बोलते हैं, सब हेडिंग। आपसे मेनली क्या पूछा जाता है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग। अच्छा ठीक है सर, अगर मैं बात करता हूं, शुरू करता हूं किससे सर, शेयर होल्डर फंड से। तो शेयर होल्डर फंड्स में जो मेरी मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स, उसमें 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो बहुत सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो सब्सक्राइब्ड अमाउंट होता है,
है ना, ये तो पढ़कर आया ना बैलेंस शीट में। सब्सक्राइब्ड अमाउंट आपका कहां पे आएगा, ऑफ कोर्स करंट ईयर में आएगा, ठीक है। अब जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, आपको पता है जितने भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, उसके आगे रिजर्व ऐड होता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये सब क्या है, रिजर्व है। लेकिन 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 एक ऐसा रिजर्व है जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, देखो देखो आप सर, अगर आपके पास आ जाए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यस और नो, और आपसे पूछे बताओ 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 कि इसकी हेडिंग सब हेडिंग क्या है, यस और नो, आपको पता होना चाहिए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी क्या होता है, एक रिजर्व होता है। बाकी सबके आगे रिजर्व आपको दिखेगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, और सीबीएसई आपसे पूछेगा भी नहीं। अरे सीबीएसई को भी तो पता है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ, तो अगर उसको रिजर्व्स पूछने होंगे तो वो कौन सा पूछेगा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। याद रखेंगे सर, क्या होगा, रिजर्व्स होगा, ठीक है। ओके, तो सरप्लस तो आपको ऑलरेडी पता है, कैश तुम्हें पढ़कर आए हो ना भाई। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसका जो बैलेंस बचता है वो आप कहां ट्रांसफर करते हो, सरप्लस में, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी थर्ड सब हेडिंग है, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये जनरली आती नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज्यादा डिटेल भी नहीं है, आपको मैंने ये समझा रखा है डिटेल्ड वीडियोस में कि शेयर वारंट्स का मतलब क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके अगेंस्ट में आपको फ्यूचर में शेयर्स मिलते हैं, है ना। एक तरीके का क्या है सर, शेयर ये, लेकिन फ्यूचर में मिलते हैं, तो इसको अलग से लिखते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसको हम शेयर कैपिटल में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अभी शेयर्स नहीं मिले हैं, आपने उसको शेयर अभी नहीं दिए, बाद में दोगे, इसलिए अलग से इसकी सब हेडिंग आती है। तो ये मेरा शेयर होल्डर फंड है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, ये क्या होता था, अगर मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराऊं तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपने शेयर इशू करे, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मान लो पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन का मनी दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, हाँ, लेकिन आपने अभी अलॉटमेंट नहीं दी है, साल खत्म हो गया भाई, आपने 25 मार्च को शेयर इशू करे, ठीक है, 29 मार्च तक आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, हाँ, अभी आपने अलॉटमेंट नहीं करी और 31 मार्च आ गया। अलॉटमेंट इसका मतलब अगले साल होनी है, हाँ, मुझे बैलेंस शीट कब तक की बनानी है, 31 मार्च तक की, तो क्या होगा, 31 मार्च को मैं क्या दिखाऊंगा, जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, ठीक है, ऑल राइट। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज और आपकी करंट लाइबिलिटीज, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हमारी मेन हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग से आपकी क्या, 4, लेकिन एक आपके सिलेबस में नहीं है, दो बचे कितनी, 3। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बहुत आसान है, आपने कहीं से पैसा उधार लिया, देखो देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे होंगे, कहीं तो लिखे होंगे भाई, ये रहा सर, देखो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है, आपने पैसा कहीं से उधार लिया है, लेकिन आपको वो कब पे करना है, आपको वो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करना है। ये सुनो, अब बहुत सारे बच्चों को ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता होगा, अभी बताता हूँ। अब मैंने क्या बोला, आपने कहीं से पैसा लिया, बोरो किया, पैसा कब देना है सर, पैसा 12 महीने के बाद देना है, बैलेंस शीट डेट से, मतलब 31 मार्च 2022 को अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो 31 मार्च 2022 से आप क्या करोगे, पीरियड काउंट करोगे। अगर आपको पैसे 12 महीने के बाद देने हैं तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें हम क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स नॉर्मली क्या है, अगर आपके पास डिबेंचर आ जाएगा तो नॉर्मली डिबेंचर्स क्या होते हैं सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, राइट, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये नॉर्मली आपके क्या माने जाते हैं, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग साइकिल की, तो मैंने आपको बता रखा है वैसे तो, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक बार रॉ मटेरियल को लिया, परचेज किया, हाँ, तब से लेके जब तक सेल करने का पैसा नहीं आता, सर मतलब आपने रॉ मटेरियल एक्वायर किया, ठीक है, अब उसको प्रोसेस करोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा, रॉ मटेरियल आपने क्या किया सर, आपने एक्वायर किया, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपका गुड्स क्या हो गया, फिनिश हो गया, मतलब फिनिश गुड्स बन गए, फिर आपने उसको सेल किया, अच्छा ठीक है, और सेल करने से पैसा आ गया, तो ये पूरी साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल होती है। अब इसका रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ये है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, करंट और नॉन करंट में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं जनरली क्या लेता हूं, 12 महीने, लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड लूंगा, विच मीन्स कि मान लो मैं अगर 31 मार्च 2022 को क्या बना रहा हूं, बैलेंस शीट, हाँ, और आपने पेमेंट कब करनी है, मान लो 14 मंथ्स में करनी है, आपको 14th मंथ को करनी है, हाँ, तो आप क्या बोलोगे सर 12 महीने के बाद करनी है, नॉन करंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, क्या है, 15 महीने की, तो करंट और नॉन करंट को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं 15 मंथ्स को काउंट करूंगा, क्या सुनो, तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड गिवन है और 12 महीने से ज्यादा का है तो ऑपरेटिंग साइकिल काउंट होगी, नहीं तो 12 महीने ही काउंट होंगे। ऑल राइट सर, समझ गए, ठीक है। तो ये मेरा क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद यहाँ पे आती है सर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है सर, क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ।
जहां से मुझे लगता है क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पे आपको नॉर्मली क्या दे देंगे, आपको या तो देंगे प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, या वो आपको देंगे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, और आपसे पूछेंगे बताओ इसकी हेडिंग सब हेडिंग क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपने एम्प्लॉय के रिटायरमेंट का प्रोविजन बना रखा है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म माना जाता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है और वारंटी का प्रोविजन है तो क्या माना जाएगा सर, लॉन्ग टर्म। अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, दोस्त मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में पहले ही करवा चुका हूं। ये यहाँ पे बेसिकली मैं बस आपको फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सर याद करवा रहे हैं, याद नहीं करवाता हूं मैं, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल में पहले ही हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है। सर प्रोविजन मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और आपका वारंटी क्लेम ध्यान रखेंगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रुको रुको, ये रह गया सर, क्या रह गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर कोई भी और लाइबिलिटी आपने 12 महीने के बाद पे करनी है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करनी है, वो आपकी क्या मानी जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दो चीजें आएंगी, दो चीजें, हाँ। सबसे पहले सर, सबसे पहले आपका आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ध्यान रखो, अगर आपने कहीं से पैसा उधार लिया है और आपको 12 महीने के बाद पे करना है, दैट इज आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अलावा अगर और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है तो उसको मैं कहां डाल दूंगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डाल दूंगा। यस सर यस, इजी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं करंट लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वो लाइबिलिटी मतलब वो पेमेंट जो आपको अगले 12 महीने के अंदर अंदर करनी है, या ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने से ज्यादा की तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करनी है। सिंपल है, हाँ जी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या था, पैसा उधार लिया और पेमेंट कब करनी है, 12 महीने के बाद, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब क्या हो गया कि पैसा उधार लिया लेकिन अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है, हाँ। तो जनरली बाय डिफॉल्ट हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किसको बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बोलेंगे लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड और आपको हेडिंग सब हेडिंग बतानी है। तो लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड मतलब क्या है, आपने कहीं से लोन लिया है और ऑन डिमांड पेबल है। ऑन डिमांड का मतलब सामने वाला बंदा जिससे आपने पैसे उधार पे लिए हैं वो जब चाहे आपसे पैसे मांग सकता है, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको क्या मान के चलता हूँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मान के चलता हूँ। देन उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपके बैंक में पैसे नहीं थे लेकिन बैंक ने आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ उधार पैसे दिए हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है, मैं इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग मान के चलता हूं। और एनी लोन्स और एडवांसेस जो मुझे विद इन 12 मंथ्स पे करने हैं वो मेरा क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको दो चीजें मेन ध्यान रखनी है, पहला लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये ध्यान रखेंगे, हाँ जी ठीक है। ट्रेड पेबल सब बच्चों को पता है कि जो आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं, मतलब आपने कहीं से सामान उधार लिया, सामान कहीं से उधार पे लिया है, ये सर पैसे नहीं दिए, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, उसको हम करंट लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है। देन बिल्स पेबल भी आपको पता है कि मैंने सामान उधार पे लिया लेकिन अब क्या हुआ है, एक डॉक्यूमेंट बना है जिसका नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बनता है, वो एक डॉक्यूमेंट बनता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बिल्स पेबल, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। देन उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें यहां से निकलती है। अब देखो करंट लायबिलिटी में मेन हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसमें दो चीजें मैंने आपको बोला है, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स आपको ऑलरेडी आता है। अदर करंट लायबिलिटी में बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब आपको पता है, देखो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आपने पेमेंट करनी है, हाँ पेमेंट करनी है, लेकिन कितने की करनी है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता है। सर या तो आपको पेमेंट करनी है, यस आपको पेमेंट करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, या आपको लॉस होने वाला है, आपको पता है कि आपको लॉस होने वाला है लेकिन कितने का होने वाला है आपको नहीं पता, तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूं, प्रोविजन बनाता हूं, ठीक है। अब अगर प्रोविजन मतलब अगर मुझे पेमेंट अगले 12 महीने के अंदर अंदर करनी है तो उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं, और अगर मैंने जो प्रोविजन बनाया है उसके अगेंस्ट में पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दो चीजें कौन सी थी सर, एक तो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉय का, और आपका वारंटी वाला प्रोविजन, ध्यान रखेंगे, हाँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेन आपको बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे सर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर टैक्स। मेन आपको प्रोविजन फॉर टैक्स कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, तो भाई प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि आपको टैक्स की पेमेंट जल्दी से जल्दी करनी होती है, अगले 12 महीने में पेमेंट करनी ही होती है, यस और नो। तो वो क्या हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय डिफॉल्ट आपका क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, या किसी भी एक्सपेंस के लिए, किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस के लिए आपने प्रोविजन बनाया है।
एम्प्लॉय बेनिफिट और वारंटी के अलावा मान लो किसी भी और एक्सपेंस के लिए आपने क्या बनाया, प्रोविजन बनाया, तो उसको क्या मानेंगे, उसको बेसिकली हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन मानेंगे। और अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर आपको विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है, विच मीन्स ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया क्या कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट्स का प्रोविजन है और आपको अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है, तो भाई अगले 12 महीने में अगर पेमेंट करनी है तो फिर तो शॉर्ट टर्म ही हो गया ना। यस सर यस, ध्यान रखेंगे, हाँ जी ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई भी और करंट लायबिलिटी है, मतलब अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है, वो कहां पे आएगी, आपके अदर करंट लायबिलिटी में। और इसीलिए बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स होते हैं। अब यहां पे एक करेक्शन है जो मैंने पहले क्लास में करवाया था, यहां पे एक छोटी सी करेक्शन है, ध्यान से देखो। करेक्शन है पहले आइटम की, देखो, अरे रुको हाईलाइटर कहाँ गया मेरा देखो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सर इसका मतलब क्या था, बहुत बार आपको समझा रखा है मैंने कि जैसे मान लेते हैं कि आपने डिबेंचर्स इशू करे, 5 साल बाद आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, 4 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, डिबेंचर आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, 5 साल में करनी थी पेमेंट, अब आपको डिबेंचर्स की पेमेंट अगले ही साल करनी है क्योंकि 4 साल तो बीत चुके हैं। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर वैसे क्या था, लॉन्ग टर्म डेट, लेकिन भाई कभी तो पेमेंट करने का दिन आएगा ना, हाँ, तो अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है, इसीलिए वो क्या बन गई, करंट लायबिलिटी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से इसको कहाँ आना चाहिए, अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। लेकिन सीबीएसई ने इस बार जो सैम्पल पेपर इशू करा है उसमें कहाँ क्लासीफाई करा है इसको, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अगर सीबीएसई बोल रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में मान के चलेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, नंबर नहीं कटवाने ना, राइट। वैसे मैंने आपको समझा रखा है कि अदर करंट लायबिलिटी में क्यों आता है, लेकिन हाँ अभी आप मान के चलेंगे कि अगर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आया, कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म डेट था जो अब जिसकी डेट आ गई है और अगले 12 महीने में आपको पेमेंट करनी है, तो उसको आप क्या मान लोगे, उसको आप शॉर्ट टर्म बोरिंग मान लोगे। अच्छा ठीक है। देन इंटरेस्ट एक्रू, कोई भी इंटरेस्ट अगर आपका एक्रू हो चुका है, एक्रू का मतलब कि भाई आपने इंटरेस्ट देना था, ठीक है, आपने देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं है। सर कोई भी इंटरेस्ट हो, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 चीजें लिख रखी है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू नॉट ड्यू। देखो 2 चीजें, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड ड्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। जैसे मान लो आपको डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है, हाँ, हर 6 महीने में पेमेंट करनी है, 30 सितंबर 31 मार्च। हाँ, मान लो जो 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट पे करना था, अभी तक आपने नहीं किया है, नहीं करा, हाँ, इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं ना भाई, आपने डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना है ना, हाँ, और क्या पेमेंट की डेट भी आ गई है, हाँ सर पेमेंट की डेट भी आ गई है, उसको बोलते हैं एक्रूड एंड ड्यू, कि 6 महीने भी बीत गए, पेमेंट की डेट भी आ गई। लेकिन मान लो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कब करनी है, 30 जून को करनी है, आपने कब करनी है, 31 दिसंबर और 30 जून, हाँ, 31 दिसंबर को आपने पेमेंट कर दी, अब अगली पेमेंट कब करनी है, 30 जून को, बीच में क्या आ गया, 31 मार्च। अब ध्यान से सुन लो, इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 मार्च को क्या होगा, 31 मार्च को क्या पेमेंट की डेट आ गई थी, नहीं, लेकिन क्या 3 महीने हो चुके हैं, हाँ, जनवरी फेब मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है ना, हाँ भाई, आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो 3 महीने बीत चुके हैं ना, यस सर यस, 3 महीने से डिबेंचर का पैसा यूज कर रहे हो ना, हाँ, तो वो एक्रू हो चुका है बट नॉट ड्यू, क्योंकि पेमेंट की डेट अभी नहीं आई है। दोनों ही क्या मानी जाएगी आपकी, अदर करंट लायबिलिटी, यस और नो, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी पैसा जो आपको एडवांस में मिल गया, जैसे कॉल इन एडवांस, अगर शेयर्स की मैं बात करता हूं तो आपको अगर शेयर्स पे एडवांस पे पैसा मिलता है, कोई भी पैसा जो आपको एडवांस में मिल गया है, वो आपके कहां पे आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। अनपेड डिविडेंड, आपने डिविडेंड पे करना था, अभी तक नहीं किया, तो यार कोई भी लायबिलिटी जो आपने पे करनी थी आपने नहीं करी है, कहां पे आ जाती है, अदर करंट लायबिलिटी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बोलो सर फटाफट बोलो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विच इज ड्यू फॉर रिफंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको पता है कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसको रिफंड कर दे, होता है ना, हाँ। तो अगर कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, यस और नो, उन शेयर्स पे वो अलॉटमेंट नहीं कर रही है, पैसा वापस करना है, तो भाई पैसा वापस करना है ना, क्या कंपनी की लायबिलिटी है, हाँ, अगर वो पैसा अभी तक आपने वापस नहीं करा तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विच इज ड्यू फॉर पेमेंट, कहाँ आएगी, अदर करंट लायबिलिटी में, ध्यान रखेंगे, हाँ। उसके बाद देखो आपके कुछ सेम एग्जांपल है, अनपेड मैच्योरिटी डिपॉजिट्स, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, क्या मतलब है इसका, कि यार अगर आपने पैसा उधार पे लिया था, लॉन्ग टर्म वाला पैसा था, जो भी था, हाँ,
मैच्योर का मतलब क्या है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, पेमेंट की डेट आ चुकी है। भाई 5 साल बीत चुके हैं, डिबेंचर के 5 साल बीत गए, हाँ डिबेंचर के 5 साल बीत गए, 5 साल बीत चुके हैं तो पेमेंट करनी थी ना, हाँ अगर नहीं करी अनपेड, मैच्योर्ड मतलब टाइम पीरियड खत्म, एक्सपायर हो चुका है वो, हाँ डिबेंचर्स या और भी कोई भी बोरिंग अगर अनपेड है तो क्या मानी जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी। हाँ कॉल्स इन एडवांस मैं आपको पहले बता चुका हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चा हो चुका है, पेमेंट नहीं करी, ये सब आपका क्या आएगा ओसीएल में, अदर करंट लायबिलिटी में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है आगे देखो, जो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यस नो, आई गेस 20 मिनट लगाया मैंने और पूरा का पूरा आपको एक एक पॉइंट फटाफट से समझा दिया। यस नो, तो शेयर होल्डर फंड्स में 3 चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, दैट इज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यस सर यस। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी, नॉन करंट लायबिलिटी की, यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बाय डिफॉल्ट, डिबेंचर्स और आपका बॉन्ड्स वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या माना जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक आपका क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म है, वारंटी का प्रोविजन बाय डिफॉल्ट आपका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, आपका लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे, हाँ जी ध्यान रखेंगे। ट्रेड पेबल्स में आपका क्या आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें जो क्या है, अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है। अच्छा ठीक है, और किसी भी और हेडिंग में क्लासिफाई नहीं हुई है तो ओसीएल में आ जाएगी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मैंने यहां पे कहां लिख रखा है, जो मैंने आपको ओसीएल में लिखवा रखा है। यस सर, उसको कहां मानेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग में मानेंगे। हाँ जी, शॉर्ट टर्म बोरिंग में मानेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बाय डिफॉल्ट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर और कोई भी एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं एसेट्स पे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी सेकंड हेडिंग है वो है एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मेनली हमारी 2 ही मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, बाकी सारी आपकी क्या आ जाती है, सब हेडिंग आती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कुछ दिक्कत करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सर सबसे पहला नॉन करंट एसेट में पीपी आता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी आंसर में फिक्स्ड एसेट लिख रहे हैं। बेटा फिक्स्ड एसेट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अभी भी वहां पे चलता है, लेकिन कंपनी के केस में फिक्स्ड एसेट का नाम चेंज कर दिया गया है। हमारे देश में नाम बहुत चेंज होते हैं, राइट। फिक्स्ड एसेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया है। बात वही है। हाँ, अब यहाँ पे अगेन इसके सब हेडिंग है। अरे देखो नॉन करंट एसेट, अब ध्यान रखो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, अगर आपसे मेन हेडिंग पूछा गया है तो क्या है सर, नॉन करंट एसेट। मान लो आपसे बिल्डिंग का पूछा गया, किसका, बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग की मेन हेडिंग क्या है, नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद जो ये आपको 4 और हेडिंग दिख रही है, दिस इज सब हेडिंग। क्या है, सब हेडिंग, और बच्चे ये लिख कर आते हैं बेटा ये सब हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग आपकी क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेन हेडिंग क्या है, एनसीए। ठीक है सर, ऑल राइट। अब यहाँ पे अंदर क्या है, टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स आपको पता है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फलाना ढिंगाना। ठीक है, और इनटैंजिबल, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपके क्या है, इनटैंजिबल, ये सब आपको पता है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके पास आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी सब हेडिंग और मेन हेडिंग बतानी है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की सब हेडिंग क्या है, पीपीई, हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और मेन हेडिंग क्या है, नॉन करंट एसेट। होता क्या है, कैपिटल मतलब यहाँ पे इसका मतलब है टैंजिबल एसेट। अगर लैंड एंड बिल्डिंग बनवा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन अभी बनी नहीं है, हाँ, तो जितना पैसा आप खर्च कर चुके हो कहीं तो शो करना पड़ेगा, तो भाई अभी बनी नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इन शॉर्ट, टैंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन क्या माना जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कि भाई अगर कोई भी आपका इनटैंजिबल एसेट है, हाँ, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, आप कोई भी फॉर्मूला, लाइसेंस, कुछ भी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आपने कुछ अप्लाई कर रखा लेकिन अभी मिला नहीं है, सर कोई भी पैसे खर्च कर दिए लेकिन आपको पेटेंट नहीं मिला, वो सब आपका कहाँ पे आएगा, इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। देन उसके बाद हमारी सेकंड सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, पैसा लगाया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के आपने डिबेंचर खरीद लिए, ऐसा नो, किसी को भी आपने दिया कुछ पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, मतलब जो पैसे वापस मिलेंगे वो कब मिलेंगे, 12 महीने के बाद मिलेंगे। आओ फटाफट से इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। हाँ जी राइट, ये हमारा नॉन करंट एसेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हमारी 2 ही चीजें आती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए,
ये सुनो, बिजनेस, मेरे बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, मेरा बिजनेस ऊपर नीचे होगा उससे, हाँ, दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए करिए। क्या करिए? सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम, हाँ जी, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए करिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट की हेडिंग क्या है, हेडिंग तो आपकी क्या है? नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग क्या है सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। आपने प्रॉपर्टी में मतलब कोई रियल एस्टेट परचेज कर दिया, वहां से रेंट आ रहा है ना भाई, हाँ, तो वो क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी कंपनी के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, अपना पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर में डाल दिया, क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है सर। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आता है आपका? कितने कितने, ये रहा डेफर्ड टैक्स एसेट, आपके सिलेबस में नहीं है। देन आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लॉन्ग टर्म लोन्स तो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं आता। बेटा अगर आगे वर्ड है एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो आपका एसेट है। एडवांसेस का मतलब होता है आपने पैसा किसी को दिया है, जैसे नो। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स है और आपको बताना है कि क्या है लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये आपका क्या है? एसेट है, वो भी नॉन करंट। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी बड़ी दिक्कतें हैं। आ जाओ फटाफट से, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस में, क्या? कैपिटल एडवांसेस। क्या पूछा गया? कैपिटल एडवांसेस, और बच्चे हो जाते हैं ब्लैंक। बेटा कैपिटल एडवांस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई क्या खरीदना है? एसेट खरीदना है। क्या खरीदना है? कोई एसेट, टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट आपको खरीदना है, हाँ, और आपने उसके लिए एडवांस में पैसा दिए। मान लो आपको एक बहुत बड़ी मशीनरी परचेज करनी है, तो कुछ आपने एडवांस दिया, हाँ, तो क्योंकि आपने एडवांस दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एडवांसेस। क्या बोलेंगे? कैपिटल एडवांसेस। अगेन इसकी सब हेडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और आपकी मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट, राइट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये है इंपॉर्टेंट, हाँ जी। क्यों? आपसे कई बार वो आपसे पूछेंगे, सुनो ध्यान से पूछेंगे डिपॉजिट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी और रेंट डिपॉजिट, मेनली यही दो चीजें आती हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ पे आएगा। बेटा आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए, अगर आपने कोई डिपॉजिट रखवा रखा है एज ए सिक्योरिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कुछ डिपॉजिट रखवा रखा है, कुछ भी, ये सुनो, तो भाई आपने कुछ जो डिपॉजिट रखवाया, क्या वो आपको बाद में वापस मिलेगा? हाँ वापस मिलेगा। तो एक तरीके से वो एडवांस आपने दे रखा है। डिपॉजिट जो है वो किस में आएगा? आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ध्यान नहीं रहती है, वो मतलब कॉमन नहीं है, तो उसको आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा फोकस चाहिए। रेंट डिपॉजिट्स हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट हो, वो आपको बाद में वापस मिल जाता है। आप कहीं रेंट पे रहने गए हो, रेंट पे आपका ऑफिस है, तो आपको कुछ डिपॉजिट रखवाने पड़ते हैं, यस, लेकिन जब वो आप जगह खाली करके जाओगे, कहीं और जाओगे, तो वो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा, हाँ। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी होगा आपका होगा, वो किस में आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। उसके बाद अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अदर लोन्स एंड एडवांसेस मतलब आपने कोई और पैसा कहीं किसी को दे रखा है, यस और नो, ना तो वो कैपिटल एडवांस है, मतलब ना तो किसी एसेट को खरीदने के लिए पैसा दे रखा है, और ना ही कोई डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहीं और आपने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है। सर कैसे? आपने अपने एम्प्लॉयज को दिया है, एम्प्लॉय की शादी है या एम्प्लॉय को आगे पढ़ाई करनी है, कुछ भी करनी है ना, तो आपने क्या किया? उसको कुछ लोन दे दिया, तो किस में आएगा? इसी में आएगा, बिल्कुल। आपने अपने सप्लायर को दे दिया, हाँ, राइट, ये सब आपका क्या माना जाएगा? ये सब आपका लोन्स एंड एडवांसेस माना जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका आता है दैट इज अदर नॉन करंट एसेट, है ना, ये भी हो गया। क्या है? अदर नॉन करंट एसेट। तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती है, ध्यान से देखो सर। अदर नॉन करंट एसेट में क्या आएगा? एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आसान है आपका, ये है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये आपको पता है कि कुछ लॉसेस, ठीक है, कुछ लॉसेस आपके या कुछ एक्सपेंसेस आपको क्या करने होते हैं? आपको बहुत मतलब 3-4 साल में आपको राइट ऑफ करने होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको पता है जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ रहा होता है, हाँ, उसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, यस सर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन आप उसको एक ही साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप उसको 3-4 साल में रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई उसका बेनिफिट मुझे 3-4 साल में मिलेगा, यस नो। तो भाई अगर आपका कोई भी खर्चा है या कोई भी आपका लॉस है जो अभी अनएमोर्टाइज है, अनएमोर्टाइज का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया है। इन शॉर्ट कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस जो बैलेंस शीट में आपको दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है, हाँ, वो जनरली क्या होता है सर? आपका अदर नॉन करंट एसेट। आपको कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस दिख रहा है, हाँ, और वो आपको 12 महीने के बाद राइट ऑफ करना है। इसको मैंने डिटेल में समझाया भी है क्लासेस में, हाँ, राइट। आपको क्या करना है? 12 महीने के बाद राइट ऑफ करना है। क्या मतलब है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं।
आपने 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किया, ठीक है, आपको 5 साल में राइट ऑफ करना है। हाँ, अब देखो अगले 12 महीने में जो राइट ऑफ करना है, अगले 12 महीने में वो तो आपका आएगा अदर करंट एसेट में, लेकिन जो आपको 12 महीने के बाद राइट ऑफ करना है, मान लो अगले 12 महीने में आपको 1 लाख रुपए राइट ऑफ करने हैं, मतलब 1 लाख रुपए अपना खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो वो तो अदर करंट एसेट में आएगा। जो बाकी 4 लाख है, क्योंकि वो आपको 12 महीने के बाद राइट ऑफ करना है, दैट इज अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और लॉसेस, वो आपके कहां पे आ जाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट में। आई होप मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं करंट एसेट्स पे। अगेन करंट एसेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट एसेट में सबसे पहले क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ी है, वैसे ही करंट इन्वेस्टमेंट है, बस फर्क क्या है कि आपने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है और अगले 12 महीने में या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आप उसको बेचना चाहते हो, मतलब अगले 12 महीने में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन है कि बस छोटे टाइम पीरियड के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है, हाँ राइट। तो अगर आपको मेंशन है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर आपको बोला है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, बाय डिफॉल्ट ये नॉन करंट माना जाता है। सर क्या माना जाता है, बाय डिफॉल्ट ये नॉन करंट माना जाता है, हाँ, लेकिन अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप इसको कन्वर्ट कर दोगे 12 महीने के अंदर तो वो करंट एसेट में आएगा। बाय डिफॉल्ट यहां पे नहीं आता, नहीं सर बाय डिफॉल्ट तो नहीं आता है। बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या आता है, अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, सर क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो क्या वो हम करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हाँ वो हम अपनी करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है ओके। सर इन्वेंट्री अगेन इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री में कुछ चीजें बहुत कॉमन है कि आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स हैं, या स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा काम है मैं कहीं से बना बनाया कुछ लाता हूं और आगे बेचता हूं, सिर्फ और सिर्फ होलसेलर से परचेज किया आगे बेचा, तो जो स्टॉक मेरे पास होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ये चारों चीजें सब बच्चे समझ जाते हैं, दिक्कत कहां पे होती है सर, इन दोनों में, और सीबीएसई आपसे यही दो पूछता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स, तो ध्यान रखेंगे स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, जैसे कि सर आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, कुछ ग्लव्स हो गए, है ना, कुछ लुब्रिकेंट्स हो गए, ग्रीस वगैरह हो गई, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स में काउंट कर देते हैं। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि बताओ ग्लव्स कहाँ पे आएंगे, नहीं, आपसे वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स ही पूछेगा। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहाँ आएंगे सर, हमारे इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ध्यान से सुनो, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री आपकी क्या है, बोलो फटाफट से, क्या वो सब हेडिंग है, हाँ बिल्कुल। और मेन हेडिंग करंट एसेट, मेन हेडिंग करंट एसेट, अच्छा ठीक है। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स आप ध्यान रखोगे, हाँ जी ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी। ट्रेड रिसीवेबल में अगेन दो चीजें आती है, डेटर्स और बीआर। बाय डिफॉल्ट डेटर्स और बीआर क्या माने जाते हैं, आपके करंट एसेट, कि आपको अगले 12 महीने में पैसा मिल जाएगा, यस सर 12 महीने में पैसा मिल जाएगा। देन आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो चैप्टर में इसको बहुत पढ़ा हमने, कि जो आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपके जेब में पैसा पड़ा हुआ है, या आपके पास कोई चेक पड़ा हुआ है, वो सब आपके क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पढ़े थे कि आपने कोई पैसा किसी को उधार पे दिया है, यस, कैपिटल एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपने कोई पैसा उधार पे दिया है और वो आपको अगले 12 महीने में मिल जाएगा, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस माना जाएगा। अब आते हैं अदर करंट एसेट पे, इसको ध्यान रखेंगे। आपको अगर बोल दिया जाए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने एडवांस में खर्चा पे करा है, तो आपका क्या है, अदर करंट एसेट। डिविडेंड रिसीवेबल, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, हाँ, उस कंपनी ने आपको भी डिविडेंड देना है, डिविडेंड वो डिक्लेयर कर चुके हैं, आपको मिलना बाकी है, डिविडेंड रिसीवेबल, पैसा मिलना है ना, हाँ, एसेट है, अदर करंट एसेट। एडवांस टैक्स, आपने टैक्स एडवांस में पे किया। देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिलती है, अदर करंट लायबिलिटी, इनकम एडवांस में मिल गई, अदर करंट लायबिलिटी। आपने कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दिया, कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दिया, अदर करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, ये सब क्या है आपका, अदर करंट एसेट। उसके बाद जो आपका ये वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ऊपर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में, कि आपको कोई भी खर्चा जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया है, अगर वो अगले 12 महीने में राइट ऑफ होना है तो वो आपका अदर करंट एसेट हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो आपको पे करना है, आपने पैसा उधार पे ले रखा है, उस पे इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, वो आपको पे करना है, हाँ लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट, आपको इसका मतलब इंटरेस्ट मिलना है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट अगर उस पर एक्रू हो चुका है तो क्या है, अदर करंट एसेट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दो तीन चीजें ये भी ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सर क्या है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं आती,
बैलेंस शीट के फुट नोट्स में आती है। सर कहाँ पे आती है, किस पे, नॉट इन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखती। हाँ, ये लाइबिलिटी वो है जो अभी तक आपकी क्या हुई है सर, एक्चुअली में लाइबिलिटी बनी नहीं है, ये डिपेंड करती है किसी फ्यूचर आउटकम पे, ये सुनो। और यहां पे जो एग्जांपल है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है, अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्या मतलब है इसका, सर इसका मतलब ये है कि देखो आपके पास मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर है, हाँ कौन से, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स की थ्योरी में समझाया मैंने आपको। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि भाई आपको क्या होगा, हर साल डिविडेंड मिलेगा। लेट्स से एक साल कंपनी को लॉस हो गया तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अरे लॉस के केस में डिविडेंड नहीं मिलता, हाँ, लेकिन उस साल का डिविडेंड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाता है। हाँ, तो अगले साल आपको, अगले साल पिछले साल वाला भी मिलता है और उस साल वाला भी मिलता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको जिस साल में लॉस हुआ था, क्या हुआ था, लॉस, हाँ, जिस साल में आपको लॉस हुआ था उस साल में आपने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया। आप कंपनी हो, आपको इस साल लॉस हो गया, आपको पता है कि इस साल तो आपने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन अगले साल दोगे ना, हाँ, जब प्रॉफिट होगा दोगे ना, हाँ। लेकिन ये क्या है सर, आपकी कोई लायबिलिटी अभी बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आपको प्रॉफिट कब होगा, ठीक है। इतना डिटेल में अगर आपको नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहाँ आता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। सिमिलरली प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, ये मैंने आपको बहुत बार समझा रखा कि जो करंट ईयर का प्रोपोज्ड डिविडेंड होता है, आपको पता है कि अभी वो शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए पेंडिंग होता है। डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, हाँ प्रपोज डिविडेंड, लेकिन जब तक शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव नहीं करते तब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता, यस सर यस। और जब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता तब तक वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनती। इसीलिए करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं होता, कहाँ शो होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। सिमिलरली BR डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखो वैसे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको डिटेल में पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन फटाफट से कोशिश करते हैं समझने की। सर हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई आपको कोई BR मिला, BR का मतलब समझते हो ना भाई, आपने सामान बेचा था, ठीक है, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो आपने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, कस्टमर ने उस पर साइन कर दिए, ठीक है, और वो आपके पास आ चुका है। आपके लिए वो क्या है, बिल रिसीवेबल, मतलब इस बिल के अगेंस्ट में आपको कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद मान लो पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेट्स से पैसे आपको आज ही चाहिए, सर क्या चाहिए, आज ही चाहिए, तो आपके पास एक फैसिलिटी होती है, एडवांटेज होता है, ऑप्शन होता है कि वो बिल आप बैंक के पास लेकर जाके बोल सकते हो कि सुनो बैंक, मुझे इस बिल के अगेंस्ट में 1 महीने बाद पैसे मिलने हैं, लेकिन आप मुझे आज दे दो। थोड़ी सी कमीशन बैंक लेता है और वो पैसे आपको आज देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। लेकिन अब मेरी बात सुनो, 1 महीने बाद क्या होगा, बैंक आपके कस्टमर के पास जाएगा और पैसे मांगेगा, क्योंकि बिल अब किसके पास है, बैंक के पास है। हाँ, इन केस अगर कस्टमर ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो आपको बैंक को पैसे लौटाने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बिल रिसीवेबल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, हाँ अभी पेमेंट नहीं मिली ना बैंक को, हाँ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ये बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, हाँ, क्या पॉसिबिलिटी है, किस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर बैंक को पैसे देगा या नहीं देगा। कोई भी डाउट है डिटेल वीडियोस चेक कर लो, ठीक है सर। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। हाँ, अब आते हैं फटाफट से किस पे सर, प्रॉफिट एंड लॉस पे। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L बहुत ही आसान है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेल फ्रॉम स्क्रैप। बाकी सब तो आपको पता है कि जो आप सेल करते हो, है ना, नेट सेल्स, यस सर नेट सेल। हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आती है, नेट सेल्स। आपने सेल करी, कुछ रिटर्न आ गया, तो जो नेट सेल्स होती है वो मैं कहाँ शो करता हूँ, वो मैं शो करता हूँ आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। और अगर आप कोई सर्विस कंपनी हो, जैसे मैं हूँ, मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मतलब मैं हूँ, राइट, ठीक है। अगर मैं कोई CA हूँ तो मैं सर्विसेज देता हूँ, हाँ ठीक है, और मुझे क्या मिलती है, फीस मिलती है, तो मेरे लिए वो मेन इनकम है, मेन रेवेन्यू है, तो उसको कहाँ शो करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, ठीक है। और अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब क्या होता है सर, बैंक्स वगैरह, हाँ, तो बैंक की मेन इनकम क्या होती है सर, मेन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है कि बैंक लोन देता है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, यस नो, बिल्कुल सही बात है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, बैंक क्या करता है, बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, उस पे उसको डिविडेंड मिलता है, तो ये इसकी मेन इनकम होती है, तो कहाँ शो करता है, RFO में। लेकिन जो पार्ट D है वो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल फ्रॉम स्क्रैप सर मतलब आपके पास कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ, जो सामान खराब होगा। आप मान लो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करते करते कुछ चीजें खराब निकलती है, हाँ, उसको बोलते हैं स्क्रैप।
तो भाई जो स्क्रैप है अगर आप उसको बेच के पैसा आपको मिल रहा है वो भी आपके आरएफओ में आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए स्क्रैप की इनकम नॉर्मल इनकम होती है, ऑपरेटिंग इनकम होती है। हाँ सर हाँ, तो वो भी आरएफओ में डालेंगे। हाँ, इसको ध्यान रखना, सेल फ्रॉम स्क्रैप आपके आरएफओ में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आएगा? अदर इनकम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी रेगुलर ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, जैसे कि आपने फिक्स एसेट बेचा और आपको गेन हुआ है, क्या ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं सर, ठीक है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, अब इसका मतलब क्या होता है? आपने मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, आपको ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था कि यार मुझे शायद से डेटर से 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं मिल जाएंगे, तो जो प्रोविजन आपने पहले बनाया था अब आप उसको क्या करते हो? राइट बैक करते हो। जब प्रोविजन बनाता हूं तो प्रॉफिट को कम करता हूं, हाँ सर हाँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन अब मैं जब प्रोविजन को रिटर्न बैक कर रहा हूं, रिटर्न बैक मतलब प्रोविजन को कम करना, हाँ, तो भाई एक्सपेंस को कम करना मतलब इनकम है, तो अदर इनकम में आ जाता है, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड, आपका कोई बैड डेट हो गया था, क्या हो गया था? बैड डेट हो गया था, उससे पैसा मिल गया, ऑल राइट। और अगर आपने मान लो क्या कर रखा है सर, आपने कोई बैंक में एफडी करवा रखी है, आप कौन हो? नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, मतलब आप बैंक नहीं हो, आप एक नॉर्मल कंपनी हो, बैंक में एफडी कराई, एफडी से क्या आ रही है सर? इनकम आ रही है, अगेन अदर इनकम में आएगा। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप बैंक नहीं हो, क्योंकि बैंक के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या है सर? आरएफओ, मेन इनकम, लेकिन आपके लिए जो आप बैंक नहीं हो, नॉर्मल कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, सर उसके लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है वो अदर इनकम में आता है। हाँ, इनकम टैक्स रिफंड, मतलब आपने इनकम टैक्स पे कर दिया और बाद में पता चला कि ज्यादा पे कर दिया, तो वो क्या आएगा सर? वापस आएगा, हाँ वापस आएगा, तो अदर इनकम में मान लेंगे उसको, ठीक है। ऑल राइट, आई थिंक बहुत आसान था। अब एक्सपेंसेस मैंने आपको याद करवाए थे, मुझे नहीं पता किन बच्चों को ध्यान है, तो मैं चाहता हूँ ठीक है कि जिन भी बच्चों ने, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स कौन है, मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने आपको एक्सपेंसेस की हेडिंग्स याद करने के लिए एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं शॉर्टकट सा बताया था। यस सर यस, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या शॉर्टकट था। ऑल राइट, सबसे पहले क्या है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पे मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल का खर्चा होता है वो आपके कहां पे आता है सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। और खर्चा कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनेंगे सर। खर्चा निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपके पास स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है रॉ मटेरियल का, पूरे साल आपने कितना परचेज किया और एंड में कितना बच गया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये मेरा क्या निकल जाएगा कि मैंने पूरे साल कितना रॉ मटेरियल यूज किया है। हाँ सर, मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सिर्फ किसका? रॉ मटेरियल का, ठीक है। सेकंड एक्सपेंस होता है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई फिनिश गुड्स रेडीमेड प्रोडक्ट खरीद के आते हो, यस सर यस, और आगे बेच देते हो, तो जो आप रेडीमेड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड, यस सर स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपका जूते बेचने का बिजनेस है, आप कहीं से जूते लेकर आते हो, आगे बेच देते हो, शूज बेच देते हो, हाँ, दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और आपका नेक्स्ट क्या आता है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और आपके डब्ल्यूआईपी का नहीं। ध्यान रखना, यहां पे रॉ मटेरियल का नहीं आता, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का पहले ही हम काउंट कर चुके हैं सीओएमसी में, राइट। तो यहां पे किस किस का आता है? फिनिश गुड्स का, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री मेन 4 टाइप की होती है, बाकी 2 जो होती हैं कौन सी? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, वो मैं यहां पे नहीं लेता हूं सर। जो मेन 4 टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स। हाँ, रॉ मटेरियल का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक मैं कहां लेता हूं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। बाकी जो तीनों हैं, फिनिश्ड, स्टॉक इन ट्रेड और डब्ल्यूआईपी, उसका कहां लेता हूं? चेंज इन इन्वेंट्री में। मैंने आपको इसका लॉजिक भी समझा रखा है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिक समझा रखा है कि ये ऐसा क्यों है, चेंज इन इन्वेंट्री हम यहां पे क्यों लेते हैं। अगेन डिटेल वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, यहां पे हम वन शॉट में फटाफट से एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब अगर आप कोई भी एम्प्लॉय के लिए कोई भी खर्चा, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है, बोनस हो सकता है, हाँ सर ये उनका रिफ्रेशमेंट हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉयज के लिए आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, वो कहां पे आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आओ। अच्छा देख लो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ध्यान रखना सर, यहां पे क्या क्या दे रखा है आपको? वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब जब एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं लेता तो उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर, उनका रिफ्रेशमेंट वगैरह हो गया। ग्रेचुटी पेड, ग्रेचुटी मतलब कि भाई कोई
एम्प्लॉई आपकी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा के लिए काम कर चुका है, ठीक है, और रिटायरमेंट हो गया या वो जा रहा है, तो उसको क्या मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंस कॉस्ट पे। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, आपने जो बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, मतलब पैसे उधार लेने के लिए जो भी खर्चा इंकर्ड होता है, जैसे आपने लोन लिया होगा उस पर इंटरेस्ट पे करना, लोन की प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, हाँ, डिबेंचर अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करे हैं तो क्या वो भी यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप उनको रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हो वो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सारे खर्चे क्यों हुए हैं, क्योंकि आपने पैसे उधार पे लिए, राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैंक चार्जेस यहाँ पे नहीं आते, सीबीएसई आपसे यही पूछ लेता है, क्या पूछेगा, बैंक चार्जेस। बच्चों को क्या लगता है कि बैंक चार्जेस फाइनेंस, नहीं बेटा, बैंक चार्जेस नॉर्मल बैंक के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। आपका बैंक अकाउंट ओपन है तो लोग आपको लॉकर मिला हुआ है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है, एसएमएस आपके पास आता है, तो नॉर्मल जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो होता है बैंक चार्जेस। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाया, पैसा उधार पे लिया है, उसका कॉस्ट, तो बैंक चार्जेस यहां नहीं आता, अदर एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है सर। ये हमारे हो गए। उसके बाद डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स का, एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स का, और फिर इसके अलावा कोई भी खर्चे सब कहां पे आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। सर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बैंक चार्जेस, सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रेंट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, कुरियर, इंटरनेट, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा जो आपके ऊपर 5-6 हेडिंग में नहीं आया है। ध्यान रहेगा, हाँ जी ध्यान रहेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है सर चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद आपको पता है कि टोटल एक्सपेंसेस आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जो आपका इस साल का टैक्स का एक्सपेंस होता है वो आपका माइनस होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। जनरली आपसे क्या पूछे जाएंगी, हेडिंग्स पूछी जाएंगी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है, फास्ट ट्रैक बिल्कुल फटाफट से, हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ कवर किया है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। आई गेस 40-45 मिनट्स, मुझे नहीं पता कितने मिनट्स हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है हमने काफी जल्दी सब कुछ कवर कर लिया है। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, है ना। इसी के साथ मैं बोल सकता हूं कि मैंने आपको सारे चैप्टर्स का वन शॉट दे दिया है। बेहद खुशी है मुझे इस बात की। अब हमारा सिर्फ एक ही चीज रहती है, क्या, सैंपल पेपर्स। एक सैंपल पेपर हमने ऑलरेडी कर लिया है और बहुत सारे सैंपल पेपर्स अभी हम और भी करेंगे यूट्यूब पे। क्या बात है, ठीक है। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आपको मुझे बताना है एक तो क्या एक्सपेंस कैसे याद किया और क्या आपको मजा आया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।